Hello everyone. We have taken the fifth chapter of class 9th, that is the fundamental unit of life, that is cell. In our previous video we have learned about the introduction about the cell, who discovered the cell, और उसमें अभी हम लोगों ने we have learned about the plasma membrane also. ठीक है, तो बेसिकली we were studying कि सेल किस चीज़ से बनी होती है. सो अभी हम लोगों ने पहला चीज़ पढ़ लिया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, आउटर कवरिंग जो होती है, वो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है अपने प्रीवियस वीडियो में. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में. इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द न्यूक्लियस एज वेल एज अबाउट द साइटोप्लाज्म ऑल्सो, विच इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, या आप कह सकते हैं कि जिनसे सेल बना हुआ होता है मेनली. तो यहाँ पर जान लेते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में. उससे पहले सेल वॉल है, सेल वॉल के बारे में जानना ज़रूरी है. तो बेसिकली जो ये सेल वॉल होती है इसे हम लोग प्लांट सेल बोलते हैं. प्लांट सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्लांट की जो सेल्स होती हैं केवल उनमें प्रेजेंट होती हैं. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट रहती है, केवल प्लांट सेल में ये प्रेजेंट रहती हैं. ठीक है, अब ये कैसे प्रेजेंट रहती है? जैसे कि मान लीजिए कि अगर प्लांट सेल बन रही है, ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाती है और ऊपर में इसकी एक लेयरिंग हो जाती है. ठीक है, इसकी एक लेयरिंग हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज सेल वॉल. सेल वॉल की डबल लेयरिंग होती है. ठीक है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है. ठीक है, डबल लेयरिंग होती है सेल वॉल की. ठीक है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है. तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि आउटर कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. बट अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक और सेल होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज सेल वॉल, जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन वर्ड में हमेशा पूछा जाता है कि सेल वॉल किसकी बनी होती है. सेल वॉल इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ, या सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज. ठीक है, सेल्यूलोज की बनी होती है. ठीक, तो उसमें क्या होता है बेसिकली सेल वॉल में कि ये सेल वॉल तो हमारी एनिमल सेल में एब्सेंट होती है. तो इसका काम क्या होता है कि ये हमारे सेल्स को, ये जो हमारी प्लांट सेल है, इसको ये मजबूती देती है. ठीक है, ये तो मजबूती देती है, स्ट्रेंथ देती है हमारे प्लांट्स को. ठीक है, उनका स्ट्रक्चर डिसाइड करती है. ठीक है, ये अगर हम कहें तो सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग भी होती है. ठीक है, सेल वॉल क्या होती है? नॉन लिविंग होती है, रिजिड कही जाती है. रिजिड बहुत ही ज़्यादा कठोर होती है, रिजिड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और इसमें छोटे छोटे पोर्स भी पाए जाते हैं ताकि जो कुछ मटीरियल्स हैं, मटीरियल्स आ जा सके, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन के सेल वॉल के थ्रू होकर के बाहर जा सके, या बाहर से कोई चीज़ अंदर भी आ सके. ठीक है, तो सेल वॉल में पोर्स भी पाए जाते हैं. सेल वॉल्स लेकिन नॉन लिविंग होते हैं. सेल वॉल्स क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं. ठीक है, अब सेल वॉल, अभी मैंने बताया कि सेल वॉल ऊपर की जो लेयरिंग होती है प्लांट सेल की, ठीक है, वो सेल वॉल से होती है. और सेल वॉल क्या होती है? दो तरीके की होती है, पहली प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब दो सेल वॉल होगी. ठीक है, तो अगर सेल वॉल है तो सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि मान लीजिए कि दो सेल्स हैं. ठीक है, तो दो सेल्स हैं, तो दो सेल्स आपस में कैसे जुड़ती हैं? तो मान लीजिए ये भी एक सेल है और ये भी एक सेल है. ठीक है, तो ये दोनों सेल आपस में कैसे जुड़ेंगी कि बीच में एक आप कह सकते हैं एक लेयर होती है. ठीक है, जिसे हम लोग लैमिली बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं? लैमिली. ठीक है, लैमिली, जिससे दो सेल्स को आपस में हम वो जुड़े रहते हैं. आपस में दो से ज़्यादा भी सेल्स आपस में, अगर मान लीजिए यहाँ भी कोई सेल है तो यहाँ पर ये लेमिली की लेयर होगी जो आपके सेल्स को जोड़ करके रखेगी. ठीक है, तो आपके सेल्स किससे जुड़े हुए रहते हैं? लेमिलेई की लेयर से. ठीक है, ये जुड़े रहते हैं. ठीक है, साथ ही साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि सेल वॉल क्या करते हैं? हमारे जो सेल हैं, हमारा जो सेल है, प्लांट सेल है, उसको एक डेफिनेट शेप देते हैं, डेफिनेट स्ट्रक्चर देते हैं, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, उनको एक मजबूती देते हैं. ठीक, ताकि अब मजबूती कैसे देते हैं? ताकि इनमें अगर कोई भी चीज़, जैसे कि अगर इनमें अगर हाइपोटोनिक सेल हो गए, मान लीजिए सेल के अंदर में पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया. ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर. ठीक है, तो वो बर्स्ट ना कर पाएँ. ठीक है, तो वो बर्स्ट ना कर पाएँ जब अगर वो सेल्स वो अगर स्वेल कर जाएंगे, तो ये बाहर से जो सेल वॉल रहती है वो भी प्रेशर लगाती है
जो वॉल्स रहेगी, अगर मान लीजिए ये सेल है और ये वॉल है, अगर ये स्वेलअप करेगी तो ये फटने के इसके चांसेस रहते हैं ना, तो ये इसको यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये भी एक तरीके से इक्वल प्रेशर ही लगाए रहती है ताकि ये फट करके बाहर या सेल हमारे डैमेज ना हो जाएं या ख़राब ना हो जाएं। ठीक, साथ ही साथ ये जो हमारे लिविंग प्लांट्स होते हैं, जो लिविंग प्लांट सेल होते हैं, केवल वही ऑस्मोसिस का प्रोसेस करते हैं। ऑस्मोसिस का प्रोसेस हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा है। ऑस्मोसिस क्या होता है ना, कि जो वाटर का कंसंट्रेशन है या जो वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है, सेल के अंदर से बाहर जाने का या बाहर से अंदर आने का, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो अगर सेल के अंदर में पानी आ रहा है तो सेल स्वेलअप हो जाते हैं, अगर सेल के बाहर से जा रहा है तो वो श्रिंक कर जाते हैं। तो जो ये प्रोसेस होता है ये लिविंग सेल्स, लिविंग प्लांट्स में ही होता है, क्योंकि लिविंग प्लांट्स ही वाटर को लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लूज़ कर सकते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू, और वो तब क्या करेंगे, वो श्रिंक कर जाएंगे, क्योंकि उसमें से जो कंटेंट होगा वाटर का वो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये वाटर से निकल करके फिर सेल वॉल के थ्रू होकर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होकर के सेल वॉल के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। तो इस फिनोमिना को हम लोग प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, और ये डेड एनिमल डेड प्लांट सेल्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब प्लांट जो हमारे आएंगे, प्लांट सेल अगर वो डेड हो जाएंगे तो वो ये प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनमें जान ही नहीं रहेगी, तो वो ऑस्मोसिस का प्रोसेस कैसे कर पाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ जो सेल्स रहेंगी वो मर जाएंगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी। और साथ ही साथ कि सेल वॉल ये भी करता है कि अगर ये परमिएबल भी होता है, परमिएबल इन द सेंस कि अगर कोई चीज़ कोई चीज़ आनी है तो वो आ भी सकती है डिफरेंट, जैसे गैसेस का एक्सचेंज हम लोगों ने देखा था, ऑस्मोसिस। तो ये सारी चीज़ें सेल के अंदर आती हैं और सेल से बाहर भी जाती हैं, तो इस प्रोसेस में भी सेल वॉल हेल्प करता है। ठीक है, इस एक्टिविटी में आपका वही चीज़ बताया गया है कि आप अगर डेड सेल्स ले लेंगे तो आप जो डेड सेल्स रहेंगी वो ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं कर पाएंगी, और इसी जगह पे अगर हम लोग लिविंग सेल्स लिए रहेंगे, लिविंग प्लांट्स का सेल ले करके रखेंगे तो अंदर वाटर जाएगा, फिर जो सेल वॉल रहेगी अगर अंदर पानी ज़्यादा हो गया है तो वो भी इक्वल प्रेशर लगाती है, ताकि जो हमारा जो सेल है अंदर का वो फट ना जाए। ठीक है, क्योंकि वो अगर पानी अंदर सेल के ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, वो स्वेल हो जाएगा, सेल्स हमारे स्वेल हो जाएंगे। फिर इससे क्या, तो सेल वॉल क्या करता है, वो भी इक्वल प्रेशर लगाता है ताकि जो हमारे सेल्स होते हैं वो आपके डिस्ट्रॉय ना हो पाए। ठीक, तो सेल वॉल तो हमारा हो गया कि सेल वॉल हमारे प्लांट सेल में ही मौजूद रहते हैं। केवल आप लोग को ये सेल वॉल का एकदम अच्छे से ध्यान देना है कि केवल ये प्लांट सेल में ही मौजूद रहते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्लांट सेल दिया है, ये एनिमल सेल्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अभी हम लोग जब आगे एनिमल सेल देखेंगे तो उसमें स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, तो पहली बात तो न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं कि सेंटर ऑफ द सेल, सेंटर भी कहते हैं या आप कह सकते हैं हेड क्वार्टर। ठीक है, इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, हेड क्वार्टर ऑफ सेल भी कह सकते हैं। और यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, अभी हम लोग जब अनियन पील देख रहे थे, ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोगों ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो अनियन पील का एक एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, तो अनियन पील में हम लोगों ने ये देखा था, ये छोटा छोटा ये बीच बीच में ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा था, दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियस। ठीक है, और हम न्यूक्लियस को ऐसे ही नहीं देख सकते, हमको सेफ्रेनिन या आयोडीन का जो सॉल्यूशन होता है उसको अगर हम डालेंगे तब जा कर के हम जब स्लाइड बनाते हैं तो उसमें हमको सेफ्रेनिन के सॉल्यूशन में इसको डिप करना पड़ता है। हमने जो भी अपना अनियन पील लिया है या जो भी लिया है, तो जब हम उसकी स्लाइड बना रहे होते हैं तो उसे हम लोगों को सेफ्रेनिन में या आयोडीन सोल्यूशन में डिप करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना किसी कलर के ये हम लोगों को दिखता नहीं है, ये इतने ज़्यादा छोटे रहेंगे, सेल के भी अंदर रहते हैं तो और भी ज़्यादा छोटे रहते हैं, तो ये दिखाई नहीं देते हैं, तो हमें कुछ कलर्स ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आयोडीन क्या करेगा, आपका ब्लू कलर देता है, और अगर सेफ्रेनिन डालेंगे तो हल्का सा पिंक कलर दिखाई देगा, तो उसमें आपको जो न्यूक्लियस रहेगा वो दिखाई दे जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में और भी चीज़ें जान लीजिए कि जैसा कि अभी मैंने बोला कि इनको हम हेडक्वार्टर ऑफ सेल कहते हैं। एकदम ये सेल जो सेल्स के एकदम सेंटर में अक्सर करके रहते हैं, और ये सारा काम अगर कहा जाए तो इनके थ्रू हो करके जाता है। काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें ये लोग काफ़ी चीज़ें रेगुलेट करके रखते हैं, काफ़ी चीज़ें। ठीक है,
न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस क्या होता है, कंट्रोल करके रखता है जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं सेल के अंदर में, सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। और इसमें डायरेक्शन भी होता है कि ये डायरेक्ट भी करता है कहाँ पे कौन सी चीज़ जाएगी और किस तरीके से काम करेगी सेल के अंदर में, तो न्यूक्लियस का सारा काम होता है, ठीक है। हेडक्वार्टर का मतलब क्या होता है, सबसे मेन चीज़, जो मेन चीज़ होती है ना सेल की, इस तरीके से। अगर इसका एग्जांपल हम आप लोग कैसे समझ सकते हैं कि आपके यहाँ अगर स्कूल में प्रिंसिपल हैं तो आपके यहाँ जो प्रिंसिपल है वो सारी चीज़ें उन्हीं से हो करके जाती हैं ना, सारी चीज़ें उनसे परमिशन लेना या सारी चीज़ें उनके नॉलेज में रहती हैं ना, तो सारी चीज़ें, तो ऐसा कहा गया कि वो आप कह सकते हैं कि हेडक्वार्टर है स्कूल का। तो इसी तरीके से जो हमारे सेल्स होते हैं वो हेडक्वार्टर होते हैं, सारी चीज़ें इनके थ्रू हो करके जाती हैं, ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ को ये मैनेज करते हैं, ठीक है। इसके बाद में इनकी भी डबल लेयरिंग होती है, ठीक है। डबल लेयरिंग इन द सेंस के जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि सेल थी ना, सेल थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, इसके ऊपर अभी हम लोग सेल वॉल पढ़ रहे थे कि सेल वॉल होती है, प्लांट सेल में केवल होती है, लेकिन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, और न्यूक्लियस तो आपका दोनों में, एनिमल सेल में भी पाया जाएगा और आपके प्लांट सेल में भी पाया जाएगा, और आपके जो आपका जो न्यूक्लियस होता है वो दोनों, इसमें डबल लेयरिंग होती है। डबल लेयरिंग मतलब कि 2 लेयर्स इसमें पाई जाती हैं, इसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो पहली लेयर होगी उसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। इससे हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो कवर होता है। फिर इसके अंदर में एक और होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं या न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसके अंदर में भी एक होता है छोटा सा पार्ट जिसे हम लोग, न्यूक्लियस का ही पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसको भी ध्यान देना है, ठीक है। साथ ही साथ जो अगर बात करें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की, अभी तक हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, अभी हम आप लोग को अभी इसके बाद में बता देंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। तो ये जान लीजिए अभी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि अगर जो न्यूक्लियस होगा भी तो वो पूरी तरीके से दिखाई नहीं देगा, ठीक है, वेल डिफाइंड आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह नहीं दिखेंगी, ठीक है। लेकिन उसी जगह पर अगर यूकैरियोटिक सेल्स होंगे, ठीक है, क्या होंगे, यूकैरियोटिक जो सेल्स होंगे उनमें आपको जो न्यूक्लियस रहेगा वो दिखाई देगा, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देगी, ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन दिखाई देगी आपको, न्यूक्लियस पूरा दिखाई देगा यूकैरियोटिक सेल में, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता है, ठीक। अब इसके बारे में अब और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनमें पोर्स भी पाए जाते हैं। पोर्स इसलिए पाए जाते हैं कि कोई भी चीज़ है वो साइटोप्लाज्म के थ्रू या इस सेल के अंदर आ सके, साइटोप्लाज्म से होते हुए आएगी ना। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो काम हो गया, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो काम हो गया, अब इसके अंदर में साइटोप्लाज्म भरा है ना, फिर साइटोप्लाज्म से होकर के न्यूक्लियस के अंदर आएगी, फिर अगर कोई चीज़ बाहर जानी होगी तो फिर इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू न्यूक्लियस से फिर बाहर जाएगी साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोग समझ गए। फिर अब न्यूक्लियस के बारे में और भी चीज़ जान लीजिए कि न्यूक्लियस में और भी चीज़ें क्या चीज़ होती हैं, ठीक। अब ये आपने जान लिया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, उसमें पोर्स होते हैं जिससे कि कुछ मटेरियल अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आ सके। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी यही चीज़ था ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी यही था कि कोई भी चीज़, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी थी कि कोई चीज़, कुछ सेलेक्टेड चीज़ ही आ सकती थी और कुछ सेलेक्टेड चीज़ जा सकती थी। लेकिन अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, अब यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा है ना, अब जैसे ये सेल है तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है, तो अब कुछ भी मटीरियल न्यूक्लियस के अंदर से बाहर जाना होगा तो वो साइटोप्लाज्म में ही जाएगा, और बाहर से अंदर आना होगा तो साइटोप्लाज्म से ही होकर के आएगा। तो ये जो पोर्स होते हैं ये मटीरियल को इधर उधर मतलब न्यूक्लियस के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में न्यूक्लियस में और भी चीज़ें मौजूद रहती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसे हम कह रहे हैं कि हेडक्वार्टर ऑफ सेल है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में ये हो गया आपका ये आपका हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक, डबल लेयरिंग हो गई। अब इसके अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, अभी जो मैंने बताया क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, ठीक। उसके साथ साथ इसमें 2 और चीज़ें मौजूद रहती हैं, क्रोमैटिन मटीरियल और क्रोमोसोम। क्या मौजूद रहता है, क्रोमैटिन मटीरियल और क्रोमोसोम मौजूद रहता है, ठीक है। क्रोमैटिन मटीरियल क्या होता है, अब इसको जान लीजिए, क्रोमैटिन मटीरियल क्या है।
क्रोमैटिन मटेरियल डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। आप लोगों ने ये डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे करके देखा होगा ना, डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे, ठीक। तो ये जो डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं, इनसे ही हमारे क्रोमैटिन मटेरियल बने होते हैं, ठीक है। डीएनए और प्रोटीन से हमारे क्रोमैटिन मटेरियल्स बने होते हैं, और यही क्रोमैटिन मटेरियल हमारे बाद में क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं बेसिकली क्रोमैटिन मटेरियल से बने होते हैं। क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? क्रोमैटिन मटेरियल से बने होते हैं। और क्रोमैटिन मटेरियल्स में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए और प्रोटीन्स रहते हैं। और डीएनए का क्या काम होता है? आप लोगों ने सुना होगा ना, डीएनए का क्या काम होता है? डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? जो डीएनए के हर सेगमेंट्स में ऐसे करके, ये जो सेगमेंट्स होते हैं ये जीन्स कैरी करते हैं, जीन्स। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा ना कि पेरेंट्स से डॉटर सेल्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं ना, इनहेरिटेंस के ना, इनहेरिटेंस जो आप लोगों ने मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए कि कभी अगर आप लोगों ने किसी बेबी को देखा हो या किसी प्लांट को देखा हो या किसी बेबी को ही आप देख लीजिए, तो उसमें कहा जाता है ना, पेरेंट्स के कुछ जो पेरेंट्स के जो चीज़ें रहती हैं वो आ जाती हैं, ठीक है, जिसे आप कहते हैं कि जीन्स, कुछ वो आपके रहते हैं, ठीक है, वो आपके डॉटर सेल्स में पाए जाएंगे। तो वो किससे थ्रू होता है? ये डीएनए के थ्रू ही होता है, ठीक है। ये जो डीएनए होते हैं इनके हर सेगमेंट्स में जीन्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे आगे के जनरेशन्स में पास आउट होते रहते हैं, ठीक है, पास ऑन होते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डीएनए। तो न्यूक्लियस सबसे मेन चीज़ कैरी करता है, क्या करता है? क्रोमोसोम्स कैरी करता है। क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? क्रोमैटिन मटेरियल से बने होते हैं। और क्रोमैटिन मटेरियल में क्या होता है? डीएनए होता है, प्रोटीन्स होता है। डीएनए क्या कैरी करता है? जीन्स कैरी करता है, ठीक है, जिससे कि हमारे आने वाले न्यू सेल्स रहते हैं उनमें पुराने पेरेंट सेल के जो चीज़ें रहती हैं वो दिखाई देती हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस की बात हो रही है, ठीक है, रिप्रोडक्शन में, ठीक। तो हमारे जो आने वाले डॉटर सेल्स रहेंगे उसमें हमें जो पुराने पेरेंट सेल्स रहेंगे उनकी कुछ चीज़ें हमें दिखाई देंगी हमारे डॉटर सेल्स में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये हो गया, आप लोग को समझ में आया कि क्रोमोसोम्स का क्या है, कि हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होती रहती है पेरेंट्स से, ठीक है। फिर इसके बाद में अब जान लीजिए कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, प्रो का आप पहले मतलब जान लीजिए प्रिमिटिव या प्राइमरी। क्रेयॉन्स या क्रेयॉट का मतलब होता है न्यूक्लियस। जो बहुत पुराने जो हमारे न्यूक्लियस थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स इन्हें बोलते हैं ना, जिनमें बहुत पुराने जो हमारे न्यूक्लियस, बहुत पुराने हमारे जो प्राइमरी सेल्स थे उनको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, जिनमें के न्यूक्लियस बहुत आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है लेकिन नियरली वेल डिफाइंड नहीं होता। प्रेजेंट तो रहता है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं होता है। इसके बाद यूकैरियोटिक में आपका क्या होगा कि सेल्स तो मौजूद रहेंगे लेकिन वेल डिफाइंड रहेंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम बता दें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में आप लोगों को, तो प्रोकैरियोटिक आप यहाँ देख लीजिए और यूकैरियोटिक सेल्स यहाँ पे देख लीजिए। तो छोटा सा हम आप लोग को बता दें कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं। जो सेल्स होते हैं बहुत पहले पाए गए थे, बहुत पहले, ठीक है। जब धरती पे अगर आप कह सकते हैं कि जो जैसे बैक्टीरियाज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना कि बैक्टीरियाज थे, तो बहुत पहले बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक आप कह सकते हैं सेल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज वगैरह पाए गए थे। उस समय वो उतना ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं थे, लेकिन हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जैसे कि सब में प्रेजेंट रहता है, तो उसमें भी प्रेजेंट थे। तो बहुत प्रिमिटिव सेल्स हैं ये, बहुत पहले से हैं इस धरती पे। तो ये बहुत ही छोटे होते हैं, तो आप कह सकते हैं वेरी माइन्यूट इन साइज। आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, बहुत छोटे, ठीक। अगर इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल को देखें, तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके कंपैरिजन में थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़े से बड़े, ठीक है। इनको हम लोग ये नहीं बोल सकते कि बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इनके कंपैरिजन में, प्रोकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में ये थोड़े से बड़े होते हैं साइज में, ठीक। इनमें जो होता है न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। वेल डिफाइंड इन द सेंस कि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, ठीक है।
इनमें नहीं पाई जाएगी। न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा लेकिन वो वेल डिफाइंड नहीं रहेगा। और अगर यूकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो इसमें जो हमारे सेल्स रहते हैं इनमें न्यूक्लियस भी रहेगा और न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन भी पाई जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाई जाएगी, ठीक है। इनमें सिंगल क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मतलब एक ही क्रोमोसोम पाया जाएगा, समझ गए आप लोग, एक ही क्रोमोसोम पाया जाएगा जो कि ट्रांसफ़र होता रहता है आगे के जनरेशन्स में। और इसमें क्या रहता है, एक से ज़्यादा, मोर देन वन क्रोमोसोम फाउंड, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स पाए जा सकते हैं। इसका आप एग्जाम्पल आप बैक्टीरियाज वगैरह ले सकते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स एनिमल सेल्स, प्लांट सेल वगैरह यूकैरियोटिक में आते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें इनमें आप ले सकते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का। एक और चीज़ दी हुई है कि इसमें सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन इसमें प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे अंदर में हार्ट है, काम कर रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ लीवर है, काम कर रहा है, ठीक है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं ना, तो ये हमारे ये ऑर्गन्स हैं, काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अभी हम लोग आगे चल के सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे ना, ये सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे, तो जो हमारे सेल्स होते हैं वो भी, उनमें भी ऐसे ऐसे करके ऑर्गन्स कुछ रहते हैं, कुछ और ऑर्गन आप क्या कह सकते हैं कि ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस करते हैं उस सेल के अंदर में। सोच लीजिए कि एक छोटा सा सेल है, उसके अंदर में भी फंक्शनिंग हो रही है, उसके अंदर में भी ये सारी चीज़ें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहती हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस करती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो आपके जो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स थे उसमें केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता था, और जो कि न्यूक्लियस होता था वो भी प्रॉपर तरीके से डेवलप्ड फॉर्म में नहीं था। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, वो भी वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो इसमें ये सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद में आपका एक और लास्ट टॉपिक बचा है जिसे आप देख सकते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो आप ये देख लीजिए। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जैसे ये आपका सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, तो इसके अंदर में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर, आप कह सकते हैं फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में, इसी को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर में होता है, क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर में होता है, ठीक। अब इसके बाद में इस पे क्या होता है, ये एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड है ना, तो इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं, अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं, अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे करके फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। ऐसे फ्लोट इन द सेंस ऐसा भी नहीं है कि वो बह जाएंगे, अब जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी पे वो रहते हैं, ठीक है, इसी साइटोप्लाज्म पे आपके जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो वर्क करते रहते हैं, ठीक है, और अपना एक स्पेसिफिक फंक्शंस करते रहेंगे, ठीक है। अब इतना भी फ्लूइड नहीं रहेगा कि ये बह करके अब सेल मेम्ब्रेन के बाहर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये तो अब ये चीज़ आप अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान लीजिए कि साइटोप्लाज्म दो तरीके के होते हैं। अब ये साइटोप्लाज्म कैसे हो गया कि एक तो आपका साइटोसोल हो गया, ठीक है, साइटोसोल इन द सेंस साइटोसोल जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये खाली साइटोप्लाज्म भरा है, इसमें कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, तो ये आपका साइटोसोल कहलाएगा। साइटोसोल इन द सेंस कि इसमें जो ये लिक्विड सा भरा हुआ है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज साइटोसोल, ठीक। अब सेल ऑर्गेनेल्स इस पे अगर रख दिए जाएंगे, अभी हम लोग जो आगे सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें इस पे प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। इसमें भी साइटोप्लाज्म भरे होते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। अगर सेल ऑर्गेनेल्स आ जाएंगे तो सेल ऑर्गेनेल्स किस पे, साइटोप्लाज्म पे फ्लोट करेंगे, लेकिन अगर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं रहते हैं तो इसको हम लोग साइटोसोल भी बोल सकते हैं, या क्योंकि ये पूरा खाली रहता है, लेकिन अगर इसमें न्यूक्लियस वगैरह रहेगा, सारी चीज़ें रहेंगी, हम इसको ओवरऑल क्या बुलाते हैं, साइटोप्लाज्म बुलाते हैं, जो कि जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। सेल ऑर्गेनेल्स आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, आपके यूकैरियोटिक सेल्स में ही केवल पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह होते हैं और उसमें सारी चीज़ें वेल डिफाइंड है, तो उसमें ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। लेकिन इसी जगह पे अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की, तो उसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, लेकिन उसके ऊपर कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना जान गए।
अब यहाँ पर हम लोगों ने तीनों कंपोनेंट्स को देख लिया है कि सेल किससे बने होते हैं। पहला हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिया, जो कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था। इस वीडियो में हम लोगों ने सेल वॉल पढ़ ली, जो कि केवल प्लांट सेल होती है, प्लांट्स में मौजूद रहती है। दूसरा हम लोगों ने देख लिया न्यूक्लियस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर ऑफ सेल है, ठीक, कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। फिर हम लोगों ने लास्ट टॉपिक हमारा देख लिया साइटोप्लाज्म, जो कि जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसपे सारे सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहता है। बाउंडेड मतलब कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये इसके अंदर में ही पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और यहाँ पर अभी हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स भी देख लिया। तो अगर आप इसे एक बार रीड आउट कर लेंगे सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी क्विकली, ठीक है। सो नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द सेल ऑर्गेनेल्स, कि क्या क्या सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। एज यू ऑल नो दैट आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ कि ओनली यूकैरियोटिक सेल्स आर हैविंग द सेल ऑर्गेनेल्स बिकॉज दे आर वेल डिफाइंड, ठीक है। they have everything just like nucleus also, chromosomes also, ठीक है। तो वो डेवलप्ड फॉर्म में होते हैं, दैट्स वाई दे हैव सेल ऑर्गेनल्स ऑल्सो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स एंड धीरे धीरे सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ते जाएंगे, ओके। टिल नाउ थैंक यू।